हेलो एवरीवन। आपके अपने चैनल एग्जाम विद दीपिका पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए, आज हम कवर कर रहे हैं आपकी ये करंट अफेयर्स की क्लास, और ये है आपकी 8 अगस्त की क्लास। ठीक है, तो इसमें मैं कवर करूंगी 8 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो सब मैं कवर करूंगी आपके लिए। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए आगे बढ़िए, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं लाते हैं। इंपॉर्टेंट 10 से 12 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें होते हैं, जो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 6 अगस्त 2024 को किसे फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो ये आपका जो सम्मान है, इसका पूरा नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये किसे मिला है? तो देखिए, ये मिला है अभी हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये फिजी का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, और इसे दिया किसने है द्रौपदी मुर्मू को? ये दिया है जो फिजी के राष्ट्रपति हैं, रातू विलियामे, इन्होंने इन्हें ये प्रदान किया है। जरा मैं आपके लिए, हाँ, थोड़ा कलर थोड़ा लाइट कर लेती हूँ। बात होती है द्रौपदी मुर्मू की, और उन्हें ये सम्मान जो है दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है, देखिए, जब किसी देश को, किसी व्यक्ति को किसी देश का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, तो ये अपने आप में बड़े सम्मान का विषय होता है। ठीक है, इससे पहले ये अवार्ड किसे मिला? मई 2023 में ये अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ये अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को भी मिल चुका है, और अब वर्तमान में हमारी प्रेसिडेंट को मिला है। ठीक है, ये फिजी का जो है हाईएस्ट नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में। चलिए, अगले प्रश्न को हम देखते हैं। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजित किया गया है? तो ये आपका आयोजित किया गया है मलेशिया और भारत के बीच। ठीक है, अभ्यास का नाम है उदार शक्ति। ठीक है, उदार शक्ति ये अभ्यास है, और ये भारत और मलेशिया के बीच में ये आयोजित किया गया है। ठीक है, ये कैसा है? ये द्विपक्षीय जो वायुसेना अभ्यास है, ये एयरफोर्स का अभ्यास है। इसका नाम है द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास उदार शक्ति, इसका नाम है। भारत और मलेशिया के बीच ये होता है, और अभी जो हुआ है ये क्वांटन, मलेशिया के क्वांटन में ये आयोजित हुआ है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? दोनों वायुसेनाओं के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना, और साथ ही दोनों देशों के मध्य संबंधों को मजबूत करना। देखिए, किसी भी देश के मध्य जब एक्सरसाइज होती है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, कोई एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है, कोई नेवल एक्सरसाइज होती है, तो उसका सिर्फ यही उद्देश्य होता है कि उसकी जो रक्षा सहयोग है उसको बढ़ावा देना, और दोनों देशों के जो मध्य संबंध है उनको मजबूत करना इसका उद्देश्य होता है। इसके अलावा जो भारत और मलेशिया के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है हरिमऊ शक्ति। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को कवर करते हैं। पहला बिम्स्टेक बिजनेस समिट का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ये बिम्स्टेक समिट का आयोजन भारत, नेपाल, बांग्लादेश या म्यांमार, तो ये कहाँ आयोजित किया जा रहा है आपका? तो ये जो आपका समिट है, ये आपका आयोजित किया जा रहा है भारत में। और भारत में कहाँ? भारत में ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो उद्घाटन है ये किसने किया है? ये किया है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। कब से कब की आयोजित किया गया? ये है आपका 6 से 8 अगस्त तक ये आयोजित हुआ। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं बिम्स्टेक जो सम्मेलन का उद्देश्य है वो क्या है। वो है कि बिम्स्टेक ग्रुप के जो सदस्य हैं उनके बीच क्षेत्रीय और आर्थिक सहयोग को मजबूती देना इसका उद्देश्य है। बिम्स्टेक आपने नाम तो सुन लिया, लेकिन हर कोई ना इसकी फुल फॉर्म नहीं जानता है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, और वो फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सोशल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ये है। और बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के देश हैं, ये उनका एक रीजनल यानी क्षेत्रीय संगठन ये है। बंगाल की खाड़ी के जो आसपास के देश हैं उनका ये एक संगठन है, और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1997 में। अब इसमें कौन कौन से देश हैं? तो इसमें है भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और थाईलैंड। इसमें ये 7 देश इसमें शामिल है। इसका नाम एक बार फिर से देख लीजिए, बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल
इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका पूरा नाम है। अगले प्रश्न को देखते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में मेंस में जो टेनिस सिंगल्स है उसका खिताब किसने जीत लिया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है और आपको पता होना चाहिए। तो ये जो आपका प्रश्न है ये जीत लिया है आपका नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता है कि जो नोवाक जोकोविच है वो कहाँ के खिलाड़ी हैं? वो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है स्पेन के कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये स्पेन के हैं। इन्होंने फाइनल मैच में इसको हराकर क्या जीत लिया है? गोल्ड जीत लिया है। अब क्या है, सिल्वर मेडल किसे मिला है? ये तो हारे जो हैं, जो देखिए फाइनल में जो हारते हैं, जो जीतता है उसे गोल्ड मिलता है और जो हारता है उसे सिल्वर मेडल मिलता है। और उससे पहले जो सेमीफाइनल होता है, फाइनल से पहले सेमीफाइनल में जो जीतता है उसे ब्रोंज मेडल मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, इसकी बात करते हैं अब हम ब्रोंज की। तो ये मिला है लोरेंजो मुसेट्टी। करियर देखिए एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, करियर गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले जो 5वें खिलाड़ी हैं वो ये नोवाक जोकोविच जो हैं वो बन गए हैं। और जो इसको अब हम क्या कहते हैं, इसको हम कहेंगे करियर गोल्डन स्लैम टर्म। क्या कहेंगे? करियर गोल्डन स्लैम टर्म। ये किसे कहते हैं? जब कोई चारों तो ग्रैंड स्लैम जीत ले और प्लस ये ओलंपिक वाला मेडल जीत ले। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे ये कैटेगरी में आता है करियर गोल्डन स्लैम टर्म की। अब क्या कहते हैं कि उन खिलाड़ियों के लिए ये टर्म उन खिलाड़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा टर्म? करियर गोल्डन स्लैम। क्या नाम है? करियर गोल्डन स्लैम टर्म। ये किसके लिए आयोजित किया जाता है? जिन्होंने एकल इतिहास में सभी चारों तो ग्रैंड स्लैम, यानी एक वर्ष में आपको पता है ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं और साथ में ओलंपिक गोल्ड अपने नाम कर लिया है। तो जोकोविच जो है, इनसे पहले जो ये गोल्डन स्लैम हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन कौन से हैं? एक तो है स्टेफी ग्राफ, एक है आंद्रे अगासी, एक है राफेल नदाल और एक है सेरेना विलियम्स। इनसे पहले ये 4 खिलाड़ी हैं और अब ये 5वें खिलाड़ी बन गए हैं। ये मेंस की बात थी, अब वुमेन्स की बात कर लेते हैं। तो विनर प्राइज जो ओलंपिक वुमेन्स हैं, इसमें जो गोल्ड जीता है ये जीता है जेंग क्वेन ने, ये चाइना की है। और ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाली ये पहली एशियाई टेनिस खिलाड़ी है। ये एशिया के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपको पता है अमेरिका के ही और जो यूरोपीय देश हैं और जो अमेरिकन इनके इनके खिलाड़ी इतने ज्यादा हैं टेनिस, और इसमें इतने मजबूत हैं कि इधर वाले खिलाड़ियों का नंबर ही नहीं आता है। जबकि चाइना, इस बार चाइना की खिलाड़ी ने ये मेडल जीता है और ये बहुत बड़ी बात है। सिल्वर मेडल की बात करते हैं, ये जीता है डोना वैकिक, ये क्रोएशिया की है। ब्रॉन्ज मेडल जीता है ईगा स्विटेक ने, ये पोलैंड की है। ये भी बहुत अच्छी खिलाड़ी है ईगा स्विटेक। अब टेनिस गेम्स जो है ये ओलंपिक में कब शामिल हुए? ये हुए 1896 एथेंस ओलंपिक। अगला प्रश्न देखते हैं। इन विच स्टेट नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड बाय पीएम श्री नरेंद्र मोदी। अच्छा देखिए, इन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया, इसको ना, इसका उद्घाटन किया है। सेलिब्रेट नहीं, इसका उद्घाटन किया है, इसकी ओपनिंग की है। ठीक है, तो ये कहाँ की है मोदी जी ने? तो ये की है आपकी तमिलनाडु के चेन्नई। ठीक है, तो ये क्या है? इसे हम कहते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कौन सा था? ये 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। और इसको जो इसकी जो शुरुआत की है नरेंद्र मोदी जी ने की है। और ये कब की है? ये की है आपकी 7 अगस्त। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? 7 अगस्त 1905 में शुरू हुआ। जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको ये चिन्हित करता है। और स्वदेशी मूवमेंट ने स्वदेशी उद्योगों और विदेश रूप से जो हथकरघा बुनकर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किया था और उन्हीं के इसलिए ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिए 7 अगस्त। अगले प्रश्न पर आते हैं। किस देश के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी ग्राहम थोरपे का निधन हो गया? जो ग्राहम थोरपे हैं किस देश से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड? तो जो ग्राहम थोरपे हैं आपके, ये संबंधित हैं इंग्लैंड से। देखते हैं कि इंग्लैंड के जो पूर्व क्रिकेटर हैं ग्राहम थोरपे, इनका 55 वर्षीय आयु में निधन हुआ है। और 1993 में इन्होंने इंग्लैंड के लिए खेलना शुरू किया था इंटरनेशनल में। और इन्होंने क्या किया है? 100 टेस्ट मैचों में 6,744 रन बनाए और वनडे में 2380 रन इन्होंने बनाए हैं। ठीक है, और 2005 में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बुक है हमारी इंडिया एट द रेट 100, यानी इन्वेंशनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक लिखी गई है केवी सुब्रमण्यन के द्वारा।
ये केवी सुब्रमण्यम कौन है? केवी सुब्रमण्यम जो है, ये है पीयूष गोयल जो है उनके प्रोफेसर ये हैं। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है इंडिया एट द रेट 100 इन विंसनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस। ठीक है, अब क्या है इस बुक में इन्होंने बताया है कि भारत कैसे 2047 तक 55 ट्रिलियन यूएस डॉलर का देश बन जाएगा, ये इन्होंने इस बुक में बताया है। ठीक है, उन्होंने बताया है भारत कैसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, भारत सेल्फ रिलायंस, स्ट्रॉन्ग करेंसी, फंडामेंटल्स और 8% एनुअल ग्रोथ रेट के साथ कैसे ये हासिल कर सकता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए ये आपका बताइए, वाराणसी, उज्जैन, ओंकारेश्वर या रामेश्वर? तो ये बनाया है उज्जैन में। उज्जैन में लोगों ने 1500 लोगों ने एक साथ डमरू बजाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। उज्जैन कहाँ है? आपको पता है मध्य प्रदेश में ये है। ठीक है, और महाकाल लोक में इन्होंने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था 488 डमरू एक साथ बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, ये किसके नाम था? फेडरेशन ऑफ इंडियन एसोसिएशन न्यूयॉर्क के नाम ये था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फॉर्चून ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी हुई है, इसमें कितनी भारतीय कंपनियां जो है शामिल की गई हैं? तो ये है फॉर्चून ग्लोबल। इसमें जो प्रतिष्ठित कंपनियां हैं भारत की, वो मतलब वर्ल्ड विश्व की शामिल की जाती हैं। तो इस लिस्ट में 500 कंपनियां शामिल की गई, जिसमें से भारत की 9 कंपनियां शामिल हैं। अब वो भारत की 9 कंपनियां कौन कौन सी हैं? वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 86वें नंबर पर है, लाइफ इंश्योरेंस यानी LIC 95वें नंबर पर है, इंडियन ऑयल 116 नंबर पर है और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 178 पर है। आगे है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC आपकी 180वें नंबर पर है। आगे है इंडिया पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये है आपकी 258 पर। टाटा मोटर्स की बात करते हैं 271 पर। HDFC बैंक की रैंक है 306, राजेश एक्सपोर्ट्स की है 473। तो ये है भारत की 9 कंपनियां जिनको इसमें शामिल किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि विश्व की टॉप 3 कंपनियां कौन कौन सी हैं। तो जिसमें से देखेंगे आप पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर अमेरिका की है और तीसरे नंबर पर चाइना की है। तो पहले नंबर पर जो अमेरिका की है उस कंपनी का नाम है वॉलमार्ट। वॉलमार्ट, दूसरी है अमेजोन और तीसरी है स्टेट ग्रिड। ठीक है, पहली कौन सी है? वॉलमार्ट, दूसरी कौन सी है? अमेजन और थर्ड नंबर पे है स्टेट ग्रिड। और उसके बाद भारत की जो रैंक शुरू होती है वो 86वें नंबर से शुरू होती है। चलिए अगला और इस आज की क्लास का लास्ट प्रश्न हम कवर करते हैं, सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, तो MSP पर जो फसल खरीदने वाला भारत का पहला राज्य है ये बना है आपका हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा के जो CM है नायाब सिंह सैनी, इन्होंने घोषणा कर दी है कि जो फसलों को है वो MSP पर खरीदा जाएगा और ये पहला राज्य बन गया है जो फसलों को MSP पर खरीदेगा। चलिए आप सभी मुझे MSP की फुल फॉर्म कमेंट में लिखकर बताएंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि MSP का क्या मतलब होता है। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं, जब भी हम MSP का मीनिंग आता है तो हम जरूर बताते हैं। आप देखना है कि आप इस पे कितना ध्यान देते हैं। ठीक है, तो आप बताइए जरा मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए साथियों, यदि चैनल पर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इसके अलावा हमारी जो है आपके यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जो हमारी जीके जीएस चल रही है और इसमें आप हमारी मैराथन आएगी। अब आपकी मैराथन आएगी पॉलिटी की। पॉलिटी की मैराथन के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, तो पॉलिटी की जो ये मैराथन आएगी, इसके अलावा यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की मैराथन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए वो क्लास जल्दी से, और क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी मैराथन तैयार कर रही हूँ ताकि आप लोगों का बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज डालना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, ताकि मैं आपकी नेक्स्ट क्लास जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। तो चलिए साथियों, मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।